स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है और उस समीक्षा बैठक में तमाम तरीके से उन्होंने चीजों को जाना है। विकास परियोजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 15 मार्च तक लंबित कार्यों को पूरा करने की बात कही। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है और बैठक में शासन के जितने भी वरिष्ठ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो शामिल हुए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी संचालित परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण और साथ ही साथ मुआवजा वितरण की जो कार्रवाई है वो 15 मार्च तक पूर्ण कर लें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि विभिन्न जनपदों में जो केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई को पूरे करने के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो भी विभिन्न पद है और साथ ही कार्य सृजन के साथ साथ जो आम जनमानस है उनके जीवन पर जो पॉजिटिव प्रभाव है वो पड़ता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि परियोजनाओं की अगर बात की है तो उसमें कास्ट रिवाइज की आवश्यकता पड़ती है जिसमें राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और चल रही विकास परियोजनाओं के जिलाधिकारी से हर सप्ताह आयुक्त 15 दिन उन्होंने ये भी कहा है कि 15 दिन में वो समीक्षा करें और साथ ही शासन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से जुड़े जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और हर कार्य में मॉनिटरिंग की जाए इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए हैं और इन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो फिलहाल आज समीक्षा बैठक में इन बिंदुओं पर जो मैंने बताया उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए। बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। देश भर के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक के जरिए मायावती एक बार फिर से बसपा को जमीन पर इकट्ठा करने, उसको मजबूती देने के लिए दिशा निर्देश देंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ में कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक मायावती ने लखनऊ में बुलाई है जिसमें संगठन को लेकर समीक्षा मायावती करेंगी और देश भर से बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के अध्यक्ष भी यानी कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी इस बैठक में बुलाए गए। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, बड़ी बैठक है और मायावती अब खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद में है। बिल्कुल, अभी तक कई चुनाव में जो जनाधार जो खिसक गया है उसको वापस पाने के लिए लगातार
बैठकों का दौर चल रहा है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में पूरी बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेशनल लेवल के तमाम पदाधिकारी, इसके अलावा सभी प्रदेशों के जो अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उन सभी को बुलाया गया है और किस तरीके से समीक्षा की जाएगी, कैसे जो जनाधार बढ़ाने के लिए क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी उसको किस तरीके से निर्वहन किया गया है और आगे किस तरीके से जो पार्टी है और मजबूत तौर पे काम करेगी और कैसे भविष्य में जब चुनाव होंगे तो उसमें बेहतर परिणाम आ सके, इसको लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। निश्चित तौर पर लगातार अब मायावती पहले भी बैठकें करती रही और इसी क्रम में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और जिसमें माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होने, चाहे 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हो या बिहार या उसके अलावा अलग राज्यों में चुनाव होने हो, उन सभी को लेकर समीक्षा की जाएगी और तैयारियों को लेकर जानकारी ली जाएगी किस तरीके से जो जनाधार बढ़ाने के लिए क्या कुछ जिम्मेदारी है उसका निर्वहन बसपाइयों की तरफ से किया जा रहा है, जो पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी, और अभी साफ तौर से समझा जा सकता है हाल फिलहाल के दिनों में आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मिली और उसके बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी की बेहतर नहीं रही, इसके बावजूद मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया, आकाश आनंद को एक बार फिर से शट किया गया। अब कैसे बसपा अपने खोए हुए कैडर को वापस पाएगी, इस पर बड़ी नजरें रहेंगी। इस पे बड़ी नजरें रहेंगी और निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में भी बसपा ने हिस्सा लिया था, लेकिन नतीजे सिफर है। लेकिन आने वाले समय में बेहतर परिणाम हो, इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पदाधिकारियों से भी इसको लेकर समीक्षा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरीके से जो जिम्मेदारियां दी गई उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी बैठक है, उस बैठक के जरिए समीक्षा भी होगी और आगामी जो भी चुनावी तैयारियां हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस दौरान बसपा प्रमुख की तरफ से उनको दिशा निर्देश वो दिए जा सकते हैं। जी, ठीक है, आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर वाराणसी से आपको बताएंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। वक्फ अधिनियम एक्ट को लेकर के जो लगातार बातें चल रही हैं उस पर ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के बिल में वक्फ के नाम की जमीन वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, विपक्ष के लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि सबके चश्मे का पावर अलग अलग है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को लेकर के जेपीसी की बैठक हुई और देश भर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, देश भर से फीडबैक लिए गए और इन्हीं सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर आज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर जवाब दिया। आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से राजभर ने ओवैसी पर निशाना साधा है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर आज बनास में एक दिवसीय दौरे पे अपने निजी कार्यक्रम से पहुंचे थे। हालांकि इंडिया न्यूज से बात करने के दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए। उनका कहना है कि पहले वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो मजबूत मुसलमान थे वो कमजोर मुसलमान की जमीनें कब्जा कर लेते थे, तो हम लोग जमीनों को दिलाएंगे। उसके साथ ही ओवैसी ने बयान दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कठमुल्लू वाला शब्द प्रयोग किए थे, उसको लेकर जो ओवैसी ने बयान दिया था उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि सबके चश्मे का पावर अलग अलग है, जो लोग जिस चश्मे से देखते हैं उसको वही नजरिया दिखने सामने आता है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और किस तरीके से ये मामला आगे तूल पकड़ेगा इस पर नजरें रहेंगी। जो भी अपडेट्स है आप हमारे दर्शकों को बताते रहिएगा। अगली खबर मथुरा से आपको बताएंगे, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि ब्रज की होली में मुसलमानों के प्रवेश को बंद किया जाए, होटल के खाने में मुस्लिम थूक मिला सकते हैं, ब्रज की होली में मुसलमानों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई जाए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि ब्रज की होली के दौरान मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर दिनेश शर्मा ने ये पत्र लिखा है। वीर नारायण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। वीर, क्या है पूरी खबर और ब्रज की होली में क्या मुसलमान जाते हैं? मैं आपसे अपनी जानकारी के लिए बात पूछना चाहता हूं, जिसकी प्रतिबंध के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। देखिए, बिल्कुल सब आप बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का आगाज शुरू हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद इस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकान लगाने से और उनके प्रवेश को पाबंदी वहां प्रशासन के द्वारा कर दी गई थी। इसी को लेकर के अब मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास से जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम में एक पूर्ण पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हो, श्रद्धालु भक्त आएंगे और इस दौरान जो कुछ दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन पर कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो थूक मिला सकते हैं। कई पहली भी इस तरह कई वीडियो सामने आ गए। इसको लेकर के उन्होंने आशंका जताई है। हालांकि कुछ साधु संतों ने इसका विरोध भी किया। साधु संतों का स्पष्ट रूप से कहना है कि देखिए, प्रयागराज महाकुंभ जो है वो एक सरकारी कार्यक्रम में वहाँ दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन मथुरा जो है वो फ्री और यहाँ पहले से ही जो लोग बसे हुए हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और हिंदू भी यहाँ रहते हैं, सनातनी भी रहते हैं, साधु संत भी यहाँ रहते हैं। ऐसे में किसी को भी इस तरीके से पाबंद नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं मिली जुली राय सामने आ रही है कि जिस तरीके से देखिए दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य को पत्र लिखा है, वहीं दूसरी ओर जो महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज हैं उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखिए, ब्रज में चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, ये प्रेम और सौहार्द का होली का पर्व है और ऐसे में किसी भी समुदाय विशेष के लोगों को प्रतिबंध नहीं कर सकते। हालांकि बात अगर मंदिरों की करें तो मुस्लिम समुदाय के लोग समय समय पर मंदिरों में दर्शन पूजन करते भी रहे, जाते भी रहे, लेकिन अब खास जो होली का जो त्योहार है उसको लेकर जिस तरीके से आशंकाएं व्यक्त की गई है। देखिए, तस्वीरें हम अभी इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि एक जो होटल था, ढाबा था, उसको श्री जी का नाम दिया गया और उस पर मुस्लिम कारीगर जो है वो दाल बनाते नजर आ रहे थे। तो यही जो आशंका थी दिनेश शर्मा की, इसी आशंका को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्य को पत्र लगा कि कहीं ना कहीं जो सनातनी है वो ढाबा होटलों पर जो खाना खाने पहुंचते हैं, उनका नाम तो होटलों का भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है, सनातन के नाम से जुड़ा हुआ है, धार्मिक। ठीक है, चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए वीर। खबर पर जो भी अपडेट रहे आप हमें जरूर बताइएगा और मुख्यमंत्री के पत्र का क्या जवाब आता है इस पर भी नजर रखिएगा। अगली खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां के हिंडन एयरपोर्ट पर आज पहली बार हवाई जो जहाज था उसकी लैंडिंग हुई। इसके साथ ही वहां से हवाई यात्राओं का आगाज हो गया। आज हिंडन एयरपोर्ट पर 5 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हुई। आज से बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। 22 मार्च से चेन्नई और जम्मू के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हिंडन एयरबेस पर एयर इंडिया की फ्लाइट को आज उतारा गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हिंडन एयरपोर्ट पर आज से 5 शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू हो गई, जिनमें बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए हवाई यात्राओं का आज से आगाज हो गया और तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हिंडन एयरपोर्ट पर आज से 5 शहरों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो गई और 22 मार्च से चेन्नई और जम्मू कश्मीर के लिए भी हवाई यात्राएं शुरू हो जाएंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद और एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। अभी हिंडन एयरपोर्ट शुरू हो गया है, इसके बाद कुछ ही दिनों में जेवर एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा और दिल्ली का तो ट्रैफिक कम होगा ही होगा, लोगों को, आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली एनसीआर की जनता के लिए बेहद राहत भरी खबर इसको कह सकते हैं। जो लोग जाम की स्थिति को पार करने के बाद में जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते थे, अब उनको गाजियाबाद से ही फ्लाइट मिल जाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए पहली फ्लाइट में अनिल, थोड़ा तकनीकी खराबी, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर आपको उत्तराखंड से बताते हैं, जहां पर चमोली में जहां पर ग्लेशियर फटा था, वहां पर राहत और बचाव कार्य की आपको अपडेट देते हैं। आप चमोली माणा आपदा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 50 मजदूरों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बर्फ में फंसे 5 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। मौके पर वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं और सीएम धामी खुद इस पर नजर रखे हुए हैं और घायलों का जो हाल है उसको वो जान रहे हैं, लगातार वहां के अफसरों से संपर्क में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम उत्तराखंड से, चमोली माणा में, जहां पर ये आपदा हुई थी और इस दर्दनाक हादसे में 57 मजदूर ग्लेशियर में फंस गए थे। 50 लोगों को निकाल लिया गया है। 5 मजदूर अभी भी उसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं। 4 लोगों के शव निकाले गए हैं और अब भी 5 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। सागर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। सागर, क्या अभी जानकारी है? जी हाँ, बताना चाहूंगा कि चमोली के माणा गांव में जो एम्बुलेंस आने से जो घटना हुई है, उसमें बर्फ के मलबे में जब हुए एक श्रमिक को जो है ऋषिकेश एयरलिफ्ट करके लाया गया है। एम्स हॉस्पिटल में विशेष डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है, जो श्रमिक का इलाज के लिए लगातार बने हुए हैं। वहीं इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी सागर, किस तरीके से पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं? किस तरीके से चीजों पर देखरेख हो रही है? घायलों को आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया जा रहा है या उनको सीधे देहरादून भेजा जा रहा है? ये बताना चाहूंगा, घायलों को जो है एयरलिफ्ट करके जो है ऋषिकेश एम्स लाया गया है, जिसमें एक श्रमिक को ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है, जहां पर विशेष डॉक्टरों की टीम उस पर नजर बनाए हुए है। साथ साथ बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे घटने का संज्ञान लगातार लेते जा रहे हैं और यहीं एम्स प्रशासन से भी जो है उनकी बातचीत लगातार हो रही है। एक चीज और बताइए, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त हो गई है? वो कहाँ के मजदूर थे? लोकल उत्तराखंड के थे या किसी दूसरे राज्य के थे? क्या उनके शव उनके परिवारों तक पहुंचा दिए गए हैं? प्रशासन इस पूरी जानकारी में जुटा हुआ है। अभी फिलहाल किसी भी तरीके की जानकारी वहां से नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे आपके पास फिर लौटेंगे। धन्यवाद। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।